जय हिंद। जय भारत प्यारे बच्चों। आज आप लोग को पता होगा कि क्लास 9th का हम लोग हिंदी चलेंगे। लेसन सेकंड चलेगा। उस सेकंड लेसन में क्या है, उस सेकंड लेसन का नाम क्या है? उस सेकंड लेसन का नाम है मेरी संग की औरतें। याद रखिएगा, मेरे संग की औरतें। इस लेसन का नाम है मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें के लेखक का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। याद रखेंगे, मेरी संग की औरतें का नाम है मृदुला गर्ग। याद रखेंगे। हाँ, हम कल पूछ सकते हैं आप लोग को, जब ओरल टेस्ट लेंगे ग्रुप में तो उस समय पूछेंगे कि मेरे संग की औरतें के लेखक का नाम क्या है, तो बोलेंगे मृदुला गर्ग। इस लेसन में पहले आप लोग समझिएगा क्या है हमाजरा। हम आपको इस लेसन का डायरेक्टली क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर से ही आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या था ना, मेरे संग की औरतें के लेखक का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। अब हम आपको समझाते हैं इस लेसन में माजरा क्या है, क्वेश्चन क्या बताता है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। आप लोग सभी को ध्यान से सुनिएगा क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन क्या है, अभ्यास का प्रश्न हम लोग चलते हैं फर्स्ट में। इस पहला क्वेश्चन का नाम क्या है? लेखक ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थे। मतलब कहने का मतलब है, लेखिका जो थी ना, लेखिका कौन थे? मृदुला गर्ग। तो मृदुला गर्ग जो थे वो अपनी नानी को कभी नहीं देखे थे, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थे। आखिर उनके व्यक्तित्व से कैसे प्रभावित हुए वो, जब अपनी नानी को वो देख भी नहीं किए हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी देखते होंगे आपके घर के आसपास में कोई ऐसे होंगे जिनकी आप नकल करते होंगे उनका। आपको जैसे देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपके घर के बगल में कोई ऐसी लड़की होगी या लड़का होगा जो आपसे ज़्यादा मेहनत करते होंगे, तो आप उनसे देखिएगा, आप उनको देख करके क्या होते हैं, एकदम मतलब शौक हो जाते हैं कि हम, आप भी अपने मन में ठानते हैं कि हमको भी इसी की तरह बनना है, मुझे भी इसी की तरह मेहनत करना और नाम कमाना है। तो हर व्यक्ति किसी को देख करके उससे कुछ प्रेरणा लेता है। आप अगर मान लीजिए महात्मा गांधी जी को देखेंगे, उनका अगर उनकी फ़ोटो को देखेंगे तो आप उनसे भी क्या, उससे सीख लेते हैं कि उनकी प्रेरणा लेते हैं। तो प्रेरणा के स्रोत हैं एक तरह का तस्वीर बोला जाए तो लेखिका ने अपने नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे प्रभावित थे। क्यों थे तो बताते हैं। लेखिका ने अपने नानी को यद्यपि नहीं देखा था, मतलब लेखिका जो थी ना, लेखिका जो थी वो अपनी नानी को कभी नहीं देखी थी, फिर भी, लेकिन फिर भी उसकी माँ और पिताजी के माध्यम से उनके बारे में, यहाँ में लिखा हुआ लास्ट में है ना, उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। बोलते हैं ना कि लेखिका जो थी वो अपनी नानी को कभी नहीं देखी थी, यद्यपि है ना, नहीं देखी थी, फिर भी उनके माँ के द्वारा और उनके पापा के द्वारा, मतलब लेखिका को जो है ना उनके मम्मी बता रहे थे, उनके पापा बता रहे थे, माँ और पापा के द्वारा उनके माध्यम से है ना, उनके बारे में बहुत कुछ सुना था, मतलब उनके बारे में बहुत कुछ वो सुने थे। उनकी नानी स्वतंत्र विचार वाली, स्पष्टवादी और ममतालु प्रकृति की महिला थी। उसकी जो नानी, उसकी जो क्या बोलते हैं, नानी थी ना, लेखिका की जो नानी, वो स्वतंत्र विचार वाली, मतलब स्वतंत्र मतलब समझते हो, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा स्वतंत्र सोचती थी, है ना, स्पष्टवादी और स्पष्ट सुनती थी, और ममतालु प्रकृति की महिला थी, मतलब उनके दिल में बहुत सारा दया था, ढेर सारा दया। उनके मन में आज़ादी को लेकर भी एक महती भावना थी, और उनके उनके नानी के मन में ना एक आज़ादी को लेकर के महती भावना था, मतलब बहुत बड़ी भावना थी। इसी कारण उनके अनपढ़ और पारंपरिक होते हुए भी, इसलिए उसकी नानी अनपढ़ थी फिर भी है ना, होते हुए भी लेखिका उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। लेखिका जो थे उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। किन के व्यक्तित्व से? अपने नानी के व्यक्तित्व से, क्योंकि वो जो थी वो स्वतंत्र विचार वाली थी, स्पष्टवादी थी, ममतालु प्रकृति की महिला थी, और क्या था, उनके आज़ादी को लेकर उसके महती भावना था। इसलिए उसकी नानी अनपढ़ भी थी, फिर भी वो प्रेरणा के स्रोत बनी, है ना, या उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। कौन? लेखिका, यानी कि मृदुला गर्ग। आगे क्वेश्चन देखिए। डियर क्या कहा जाता है, सुनिएगा। हम क्वेश्चन को हाईलाइट करते जा रहे हैं, आप लोग भी हाईलाइट करते जाइएगा, ठीक है।
लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही। मतलब लेखिका की जो नानी थी, समझिएगा आप लोग अगर आंसर समझिएगा ना केवल, तो आप लोगों को कहानी लगभग समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग की कहानी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में, मतलब आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। मतलब कि लेखिका की जो नानी थी वो आज़ादी के आंदोलन में कैसे वो अपनी भागीदारी दी, अपनी भूमिका कैसे निभाई। तो लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में कोई प्रत्यक्ष अथवा स्पष्ट तौर पर भागीदारी नहीं थी। मतलब वो उनका भागीदारी स्पष्ट तौर पर नहीं था, तो फिर कैसे था। आपका सवाल ये आएगा कि सर आखिर उनका स्पष्ट नहीं था, प्रत्यक्ष या स्पष्ट तौर पर भागीदारी नहीं था, तो कैसा था। लेकिन उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह, मतलब उनका जो एकमात्र पुत्री लेखिका की जो एक मतलब क्या बोलते हैं कि लेखिका की जो नानी थी ना, उनकी एकमात्र पुत्री थी, और वो अपने पुत्री का विवाह जो कर दिए थे, वो स्वतंत्रता विवाह जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही किसी नवयुवक के से करने का निश्चय किया। वो जो लेखिका की नानी थी ना, वो लेखिका की नानी की एक ही बेटी थी, समझिएगा, लेखिका की नानी की एक ही बेटी थी। अच्छा सुनिएगा, अगर लेखिका की नानी की बात कहा जा रहा है तो लेखिका की नानी की एक ही वो बेटी थी, समझिएगा मेरी बात को पहले, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए लेखिका की नानी की एक ही ठो बेटी थी, तो बताओ लेखिका की नानी की अगर एक ही वो बेटी थी, तो बताओ वो लेखिका जो है वो लेखिका की बेटी से क्या रिश्ता लगेगा, माँ लगेगी, पता है। क्योंकि देखिए लेखिका की अगर मान लो एक ही बेटी थी, सुनिएगा, लेखिका की एक बेटी थी, तो लेखिका की नानी का एक बेटी थी, समझिएगा पहले, लेखिका के नानी का एक ही ठो बेटी था, तो लेखिका की अगर नानी का एक बेटी था, मतलब वो लेखिका की मम्मी ही होगी, नहीं तो फिर उसकी मौसी थोड़ी ना होगी, क्योंकि उसकी मम्मी की उसके नानी की एक ही बेटी थी। तो वो जो उनकी जो नानी थी ना, वो अपनी बेटी का विवाह कर दिए थे, स्वतंत्रता के आंदोलन में जो सिपाही था ना, उनके साथ कर दिए थे। अब देखिए निश्चय किया, और लेखिका की माँ की शादी के लिए एक ऐसे ही होनहार नवयुवक की तलाश की जिससे स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में भाग लेने के कारण आईसीएस से वंचित कर दिया गया था। इस प्रकार प्रत्यक्ष तौर पर उनकी भागीदारी आज़ादी के आंदोलन में रही। मतलब कि देखिए, हालांकि लेखिका जो थी वो आंदोलन में भागीदारी नहीं दी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दी है, लेकिन वो दी, कैसे दी, वो अपनी बेटी का विवाह जो है ना, वो सिपाही के साथ कर दी जो आज़ादी के आंदोलन में लड़ रहे थे, उनके सिपाही के साथ करने का निश्चय किया। और लेखिका के नानी था, उनका एक ही सोच था कि हम अपनी बेटी का जब भी कभी विवाह करेंगे तो हम इसी तरह का होनहार लड़का से ही करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है। डियर क्या बोलता है, सवाल समझिएगा, बहुत मस्त समझ में आएगा आप लोगों को क्वेश्चन। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी, क्या बोलता है सवाल पहले समझ लीजिएगा। हाँ, लेखिका की माँ जो है वो परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में बताना है, क्या बताना है कि लेखिका की माँ की क्या विशेषता, लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। क्या कि लेखिका की माँ की विशेषता क्या था, तो इसका आंसर क्या होगा, सुनिएगा पहले। लेखिका की माँ सादा जीवन जीने वाली जादुई व्यक्तित्व की महिला थी। उनके हृदय में आज़ादी को लेकर एक जुनून था। किनके हृदय में, लेखिका की नानी है ना, नानी के दिल में। वे कभी ना झूठ बोलती थी ना पसंद करती थी, ना ही वो झूठ बोलना पसंद करती थी, ना वो झूठ बोलती भी थी, और झूठ नहीं बोलती थी। वो गोपनीय का निर्वाह करने में भी अत्यंत कुशल थी, और वो गोपनीय का निर्वाह करने में वो क्या थे, अत्यंत कुशल थी। हो गया। आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है, लेखिका की नानी दादी के घर के माहौल का एक शब्द चित्र अंकित कीजिए। मतलब लेखिका के दादी के, देखिए लेखिका के दादी मतलब क्या हो, अच्छा बताइए, लेखिका के दादी और लेखिका की नानी, वो दोनों आपस में क्या लगेंगे, आपस में दोनों समधिन लगेंगे, है ना, जिसको समधन कहा जाता है। एक वो लेखिका की माँ, लेखिका की नानी कौन हो गई, लड़की की माँ, और लेखिका की दादी कौन हो गई, लड़का की माँ, है ना। तो शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी
के घर का माहौल गैर पारिवारिक समानता मूलक, धार्मिक दबाव मुक्त और सुखद था। उनका जो लेखिका की दादी के घर जो था ना, वो घर का माहौल जो था ना, वो गैर पारंपरिक समानता मूलक, धार्मिक दबाव मुक्त और सुखद था। हो गया। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन में क्या बोलता है। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने के लिए मन्नत क्यों मांगी। मतलब आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के, देखिए कहते हैं, परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की की मन्नत क्यों मांगी। अभी देखिएगा, सभी को अगर कोई मान लो पूजा घर अगर जाते हैं कोई कहीं, तो आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। अभी देखिएगा, जितने भी लोग पूजा करने जाते हैं ना, वो मन्नत में क्या मांगते कि मेरे मतलब क्या होता है, मेरी पतोहू को क्या हो, लड़का हो, लेकिन वो लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी क्यों। लेखिका की परदादी के मन में समाज के कुछ विशिष्ट संदेश देने अथवा कर दिखाने की अभिलाषा रही होगी। मतलब लेखिका के परदादी के पास ना एक समाज को एक अलग ढंग से संदेश देने के लिए और उसको एक अभिलाषा रही होगी कि हम कुछ करके दिखा दे लोगों को। इसके अतिरिक्त वे पुत्र पुत्री में फर्क ना करने वाली रही होगी। मतलब वो पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं करते थे, इसलिए परंपरा से अलग हटकर उन्होंने लड़की होने का मन्नत मांगी। इसलिए वो क्या किया, परंपरा से हट करके वो लड़की होने की मन्नत मांगी। कौन, लेखिका की परदादी। आगे देखिए क्या बोला जाता है। डराने धमकाने, समझिएगा, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। कहने का मतलब है डराने धमकाने हो गया, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। मतलब इस कथन में कहने का मतलब है कि किसी को डराए धमकाए बिना, मतलब उसको डराना भी नहीं है, धमकाना भी नहीं है, और उपदेश भी नहीं देना है, उपदेश या दबाव भी नहीं डालना है, लेकिन उसको सहजता से, मतलब बहुत प्यार से बोल करके, समझा करके उसको हम सही रास्ता पर ला सकते हैं। ये पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। कहता है डियर, जैसे लेखिका की दादी ने अपनी सहजता से घर में घुसे चोर का हृदय परिवर्तन कर दिया, उसे खेती में लगाकर उसे सही राह दिखाई, वैसे ही किसी को बिना डराए धमकाए अथवा उस पर अनावश्यक दबाव डाले बिना प्रेम से समझा कर भी सही राह पर दिखाई जा सकती है। कहने का मतलब इस कहानी में क्या था ना, जैसे लेखिका की दादी के घर में ना एक बार घुस गया था, कौन जानते हैं, चोर घुस गया था। तो जब उनको पकड़ने के लिए आया गया ना, जब पकड़ने आए, आप लोग कहानी पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, पकड़ने आए तो वो जानते हैं, वो कह दिए हैं उन लोगों को कि देखिए वहाँ पे बोला यहाँ पे चोर आया, नहीं चोर नहीं आया है। जब वो सब चले गए तब चोर को बोला कि बाबू चोरी मत करो, अगर चोरी करोगे, उनको समझाए थे, ठीक है। और वो कैसे समझाए थे कि चोरी मत करो, तुम मेहनत करो, इस तरह से एकदम बहुत प्यार से समझा करके उनको सही रास्ता पर ले आए। अगर बताइए उस दिन अगर उनको उन लोगों के हवाले कर देते तो वो गलती क्या कर, अगर मान लीजिए पुलिस अगर वहाँ आ गया, अगर पुलिस के हवाले कर देते तो क्या होता, पुलिस उनको ले जाता, पुलिस उनको मारता पीटता, तो फिर वो जेल से निकलने के बाद वो क्या करता, फिर वही गलत काम करता। इसीलिए उनको प्यार से समझाया गया। जैसे लेखिका की दादी ने बड़ी सहजता से घर में घुसे चोर का हृदय परिवर्तन कर दिया, घर में जो घुसा था चोर, उसे खेती में लगाकर उसे सही राह दिखाई, वैसे ही किसी को बिना डराए धमकाए अथवा उस पर अनावश्यक दबाव डाले बिना प्रेम से समझा कर भी सही रास्ता दिखाया जा सकता है। हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब शिक्षा जो है ना वो बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध मतलब समझते, जैसे वो पैदा लेता है ना, वैसे उस बच्चा को सबसे बड़ा अधिकार मिल जाता है कि शिक्षा। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। कहा जाता है बाबू कि बच्चों की शिक्षा की दिशा में लेखिका ने कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। मतलब बच्चों की शिक्षा की दिशा में, मतलब बच्चों की जो शिक्षा की दिशा में देखा जाए तो लेखिका ने कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। क्या प्रयास किए उन्होंने, जैसे उन्होंने कर्नाटक के बागलकोट में प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए
बिशप से निवेदन किया। किसे निवेदन किया? बिशप से। बिशप के मना करने पर वह स्वयं प्राइमरी स्कूल खोलकर उसे सरकार से मान्यता दिलवाई थी। इसको समझाते हैं। बच्चों की शिक्षा की दिशा में लेखिका ने, मतलब बच्चों के पढ़ाने के लेकर के या बच्चों को शिक्षा देने के रास्ते पे लेखिका ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। क्या प्रयास किए? जैसे कि उन्होंने कर्नाटक के बागलकोट में प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए बिशप से निवेदन किया। बिशप से वो निवेदन किया, लेखिका निवेदन किया कि बच्चों के लिए स्कूल खोला जाए। तो वो क्या हुआ? निवेदन किया। बिशप के मना करने पर, मतलब वो बिशप मना कर दिया कि नहीं, कोई स्कूल नहीं खुलेगा। तो स्वयं, मतलब वो क्या बोलते, लेखिका खुद क्या कि प्राइमरी स्कूल खोल दी और उसे सरकार से मान्यता दिलवाई। बताइए कितना शिक्षा के क्षेत्र में काम किए थे वो। आगे का क्वेश्चन देखिए बच्चों। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। आखिर बताइए आप हमको पाठ के आधार पर कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किनको प्यार से देखा जाता है, यानी कि श्रद्धा से देखा जाता है। उनके लोगों के दिल में उनके प्रति प्यार रहता है, प्रेम रहता है, किन लोगों के प्रति? पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि समय पर उचित सलाह तथा अथवा निर्देश देने वाले को, खानदानी सत्य और मित भाषण करने वाले लोगों को, ये कहता है पाठ के आधार पर कहा जा सकता है। पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समय पर उचित सलाह, मतलब समय पर उचित मतलब अच्छा सलाह अथवा निर्देश देने वाले को, मतलब निर्देश जो देता है उनको, खानदानी सत्य और मित भाषण करने वाले लोगों को, गोपनीय या निर्वाह करने वाले लोगों का जीवन में अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। मतलब कि जो लोग किसी को उचित सलाह देते हैं, निर्देश देते हैं, खानदानी, वो मित भाषण वाले लोग होते हैं, मतलब कि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। गोपनीय व निर्वाह करने वाले लोगों को जीवन में अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। मतलब जिनके प्रति देखिए, जो लोगों के एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, श्रद्धा भाव से देखते हैं, उसी लोगों को जो वो व्यक्ति क्या करता है, समाज के लोगों को एकदम समानता के अधिकार नज़र से देखता है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं नज़र से देखता है, उन लोगों को ज़्यादा क्या बोलते हैं, आदर भाव से देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा आज। सच अकेलापन का मजा ही कुछ और है। मतलब सच जो है ना, सच अकेलापन का मजा ही कुछ और है। कहने का मतलब समझिएगा पहले। सच जो होता है ना, वो अकेलापन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका की बहन रेणु, समझिएगा, लेखिका की बहन कौन थी? रेणु। और लेखिका का नाम क्या था? मृदुला गर्ग, है ना। तो मृदुला गर्ग की बहन का नाम क्या था? रेणु। याद रखिएगा, लेखिका की बहन का नाम क्या था? रेणु। का व्यक्तित्व दृढ़ निश्चय युक्त, तर्कशील और लिकर या का फकीर, लकीर का फकीर ना बनने वाले स्वतंत्र व्यक्ति का है। जबकि लेखिका के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं सभी गुणों के अतिरिक्त कहते हैं रोमानियत और भावुकता भी था। और जबकि देखिए उनकी बहन के मन में क्या था? दृढ़ निश्चय था, युक्त तर्कशील, लिक या लकीर या फकीर ना बनने वाले स्वतंत्र व्यक्ति थे। जबकि लेखिका का जो व्यक्तित्व वो कहीं ना कहीं सभी गुणों के अतिरिक्त, मतलब सभी इन गुणों के अलावा भी रोमानियत और भावुकता थी। मतलब वो रोमानियत भी थे और भावुकता थे। मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा दयालु से देखते थे। अगर कोई मान लो फक के रो रहा है तो उनको देख करके इनके आंखों में भी आंसू आ जाती थी। इस तरह के वो व्यक्ति थे लेखिका, हमारे मृदुला गर्ग जी। तो देखिए बच्चे, आप लोग को 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। इस सेकेंड लेसन का नाम है मेरी संग की औरतें। ये लेसन आप लोग को कंप्लीट हो गया। आप लोग कोशिश कीजिएगा, ये 8 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 8 क्वेश्चन का आंसर याद कीजिएगा। अब कल आज से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को डालना शुरू कर देंगे। ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को ग्रुप में डाल देंगे। ऑब्जेक्टिव का आप लोग क्वेश्चन आंसर पहले कंप्लीट करोगे 2 लेसन का, फिर हम आगे लेसन का स्टार्ट करेंगे। ये लेसन जल्दी से खत्म हो जाएगा, इस सप्ताह के अंदर खत्म कर दें, फिर हम मैथ में आ जाएंगे। ठीक है डियर्स, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।